ओके, लास्ट लेक्चर में हमने बताया हुआ था क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग यूज फॉर द ब्रोंकियल अस्थमा। उसमें हमने देखा था एक इम्पॉर्टेंट पार्ट था ब्रोंकोडायलेटर ड्रग्स। ब्रोंकोडायलेटर ड्रग्स की जो कैटेगरी थी उसमें 3 मॉलिक्यूल्स थे। फर्स्ट था हमारा सिंपैथोमाइमेटिक ड्रग्स, मींस एडिनर्जिक एगोनिस्ट। एडिनर्जिक एगोनिस्ट की हम बात करते हैं उसमें अल्फा एगोनिस्ट भी होते हैं और बीटा एगोनिस्ट भी होते हैं। यहाँ पर जो हमारा मेन मोटिव है बीटा 2 रिसेप्टर को एक्टिवेट करना है, क्योंकि बीटा 2 रिसेप्टर जो होता है ब्रोंकियल मसल्स को डायलेट करता है, उनका रिलैक्सेशन करता है, इसलिए अस्थमा में रिलीफ मिलता है। तो यहाँ पर है बीटा 2 एगोनिस्ट ही होना चाहिए। बट क्या होता है, हमारे पास कुछ ड्रग्स ऐसी भी हैं जो अल्फा रिसेप्टर्स पर भी काम करती हैं और बीटा पे भी करती हैं, जिनको हम बोलेंगे एडिनर्जिक नॉन सेलेक्टिव ड्रग्स। एडिनर्जिक नॉन सेलेक्टिव ड्रग्स हैं। तो वहां पर सबसे पहले बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ सिंपैथोमाइमेटिक ड्रग। सिंपैथोमाइमेटिक का मीनिंग ये है एडिनर्जिक और बीटा एगोनिस्ट दोनों होते हैं, मतलब। लेकिन यहाँ पर जो हमारे सबसे ज्यादा प्रेफर्ड ड्रग हैं वो है हमारे बीटा 2 एगोनिस्ट है। उसके बारे में हम बात करेंगे क्यों ये प्रेफर्ड ड्रग है। अब यहाँ पर देखते हैं मैकेनिज्म क्या होगा। कोई भी सिंपैथोमाइमेटिक एजेंट है, सिंपैथोमाइमेटिक एजेंट है मींस एडिनर्जिक ड्रग एक्ट ऑन द बीटा 2 एगोनिस्ट। बीटा 2 एगोनिस्ट पर जो वर्क वो कर रहा है वही हमारा यहाँ पर थेरेपेटिकली इंपॉर्टेंट फंक्शन है। अगर वो दूसरे रिसेप्टर्स पे काम करता है तो वो उस पेशेंट के लिए एडवर्स इफेक्ट हो सकता है, क्योंकि जरूरत किसकी है, बीटा 2 रिसेप्टर पर एक्ट करने की स्पेशली। तो यहाँ पर जब ड्रग एक्ट करती है बीटा 2 रिसेप्टर पर तो वो बीटा 2 रिसेप्टर को स्टिमुलेट करती है, एगोनिस्ट है। और बीटा 2 रिसेप्टर का अगर हम मैकेनिज्म की बात करते हैं तो बीटा 2 रिसेप्टर में होता है जीएस जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर होता है, उसमें जीएस जी प्रोटीन होता है, एडिनाइल साइक्लेज का स्टिमुलेशन होता है, साइक्लिक एएमपी इंक्रीज हो जाता है। जैसे ही ब्रोंकियल मसल्स में यहाँ पर साइक्लिक एएमपी इंक्रीज होता है तो वहां पर हो जाता है ब्रोंकोडायलेशन। ये प्रॉपर्टी है बीटा 2 रिसेप्टर की, नेचुरल प्रॉपर्टी होती है एडिनर्जिक बीटा 2 रिसेप्टर की कि ब्रोंकियल मसल्स में वो साइक्लिक एएमपी को इंक्रीज करता है और ब्रोंकोडायलेशन कॉज करता है। जैसे ही ब्रोंकोडायलेशन होगा तो अस्थमा में रिलीफ मिल जाता है। उसके साथ साथ मास्ट सेल पर भी बीटा 2 रिसेप्टर होता है, वहां पर साइक्लिक एएमपी इंक्रीज करता है और मास्ट सेल को स्टेबलाइज कर देगा। मास्ट सेल जो सेंसिटाइज हो चुकी थी और मीडिएटर्स को रिलीज कर रही थी उनको क्या कर देगा, ये स्टेबलाइज कर देंगे। यहाँ पे इनहिबिट द रिलीज ऑफ हिस्टामिन एंड रिलीज ऑफ द ल्यूकोट्राइन्स, ये भी क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। और प्लस प्रमोट द म्यूकोसिलियरी क्लियरेंस, म्यूकोसिलियरी क्लियरेंस हमारा बढ़ जाएगा, तो हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है वो क्लियर हो जाएगा, तो प्रॉपर एयरवे मेंटेन होता रहेगा। तो जो ब्रीथलेसनेस या बीजिंग जो साउंड आ रहा था वो क्लियर हो जाएगा। तो मैकेनिज्म क्या है, सीधा सिंपैथोमाइमेटिक ड्रग्स का बीटा 2 रिसेप्टर को एक्टिवेट करते हैं, वहां पर साइक्लिक एएमपी इंक्रीज होता है, साइक्लिक एएमपी इंक्रीज होता है, फाइनली ब्रोंकोडायलेशन हो जाता है, मास्ट सेल स्टेबलाइज हो जाती हैं। तो ये इनका क्या है, इंपॉर्टेंट फार्माकोलॉजिकल एक्शंस फॉर द अस्थमेटिक पेशेंट्स। तो इनको ध्यान रखेंगे, ये इसके एक्शंस होते हैं। अब बात करेंगे हम यहाँ पर कि ड्रग कौन कौन से हैं, वो ड्रग्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात चलते हैं हम नॉन सेलेक्टिव एडिनर्जिक एगोनिस्ट पर, मींस जो अल्फा रिसेप्टर्स पे भी काम करेंगे और बीटा पे करेंगे। और बीटा के 3 टाइप के रिसेप्टर्स होते हैं। यहाँ पर अगर हम एडिनर्जिक रिसेप्टर की बात करते हैं, नॉन सेलेक्टिव का मतलब ये होता है अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1, बीटा 2 और बीटा 3। यहाँ पर जो हमारे काम करने वाला रिसेप्टर है वो केवल बीटा 2 रिसेप्टर है, लेकिन ड्रग तो एक्ट करेगी उन अदर रिसेप्टर्स पर भी। तो उसका वेल नोन एग्जाम्पल सबसे पहले जाते हैं हम, जो हमारा न्यूरो हार्मोन है एडिनिन मेडुला में प्रोड्यूस होता है, जिसको हम एडिनिन बोलते हैं, एडिनिन और एपिनेफ्रिन। ये जो ड्रग है या जो हमारा न्यूरो हार्मोन है एंडोजीनियस, ये अल्फा 1 पे काम करता है, अल्फा 2 पे भी काम करता है, प्लस बीटा 1 और बीटा 2 पे भी वर्क करता है। अब ऑप्शन नहीं है हमारे पास मान लो, तो हम यूज कर लेंगे, क्योंकि हमको पेशेंट को सेव करना है तो हम देंगे। तो यहाँ पर अस्थमा के लिए तो जो एल्फोल एक्शन है वो बीटा 2 वाला है, बीटा 2 पे काम करेगा, ब्रोंकोडायलेशन हो जाएगा, मास्ट सेल स्टेबलाइज हो जाएंगे। लेकिन अल्फा 1 पे काम करेगा, अल्फा 1 पे जब वो काम करेगा तो ये वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन करेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइपरटेंशन हो जाएगा, कार्डिक एडवर्स इफेक्ट आएगा। अगर वो अल्फा 2 पे काम करेगा तो अल्फा 2 ऑटो रिसेप्टर का काम करता है, तो न्यूरोट्रांसमीटर के रिलीज को बढ़ा भी सकता है, लाइक नॉनेपेनेफ्रिन का रिलीज बढ़ेगा तो ऑटो रिसेप्टर अगर एक्टिवेट होगा तो रिलीज क्या हो जाएगा, अफेक्ट होगा। तो वो उतना ज्यादा इसका रोल नहीं होता अल्फा 2 का। बट बीटा 1 हमारा हार्ट में प्रेजेंट है, स्पेशली कहां पर प्रेजेंट है, ये हार्ट में प्रेजेंट होता है।
तो यहाँ पर जब बीटा 1 का स्टिमुलेशन करेगा तो यहाँ पर ट्रैकिकार्डिया हो जाएगा ड्यू टू द बीटा 1 स्टिमुलेशन। तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, अगर हम नॉन सेलेक्टिव बीटा एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट ड्रग को यूज करते हैं किसके लिए, अस्थमा के लिए, तो उसके केस में क्या होता है, बीटा 2 से तो हमारे लिए बेनिफिशियल एक्शन मिल रहा है, बट जो अल्फा 1 और अल्फा 2 और बीटा 1 पर जब वो एक्ट कर जाता है तो अदर एड्रीनर्जिक इफेक्ट आते हैं जिनकी हमें जरूरत नहीं है। और अदर एड्रीनर्जिक इफेक्ट को हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, बट अगर हमारे हार्ट पर या ब्लड प्रेशर पर इफेक्ट आता है तो उसको हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते। तो इसलिए इनके साथ प्रॉब्लम है कि जो नॉन सेलेक्टिव एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट को अगर हम एज अ ब्रोंकोडायलेटर यूज करते हैं तो उसमें क्या आते हैं, कार्डियक एडवर्स इफेक्ट आते हैं। दूसरी बात करते हैं एड्रेनालिन का जो भाई है नॉन एपिनेफ्रिन। नॉन एपिनेफ्रिन को यूज नहीं करते अस्थमैटिक पेशेंट के लिए, क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि व्हाई नॉन एपिनेफ्रिन नॉट यूज फॉर द अस्थमैटिक पेशेंट। उसका रीजन है कि जो नॉन एपिनेफ्रिन ड्रग है हमारी, नॉन एपिनेफ्रिन के केस में क्या होता है, उसके पास अल्फा 1 एक्शन होता है, अल्फा 2 होता है, बीटा 1 एक्शन होता है और बीटा 3 एक्शन होता है, लैक ऑफ बीटा 2 एक्शन। उसके पास बीटा 2 एक्शन है ही नहीं, तो मतलब क्या यूज करेंगे फिर हम अस्थमा में उसका, अगर उसके पास बीटा 2 एक्शन नहीं है तो हम अस्थमा में यूज ही नहीं करेंगे फिर उसको। अगर वो बीटा 2 एक्शन नहीं है नॉन एपिनेफ्रिन के पास तो हम उसको अस्थमा में यूज नहीं करेंगे। ये हमने एएनएस की क्लास के दौरान आपको बताया हुआ था कि जो नॉन एपिनेफ्रिन होता है वो यूज नहीं किया जाता किसके लिए, अस्थमेटिक पेशेंट्स के लिए, बिकॉज नॉन एपिनेफ्रिन डू नॉट है बीटा 2 एक्शन। उसके पास बीटा 2 एक्शन है ही नहीं, मतलब वो ब्रोंकोडायलेशन करेगा ही नहीं, अस्थमा के पेशेंट में कोई काम ही नहीं होगा उसका, तो इसलिए उसको नॉन एपिनेफ्रिन को हम यूज नहीं कर सकते। अब बात करते हैं आइसोपिलीन। आइसोपिलीन जो है हमने सिंथेटिक डेवलप किया हुआ है, ये बीटा नॉन सेलेक्टिव होता है, अल्फा पर एक्ट नहीं करता, लेकिन बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 तीनों रिसेप्टर्स पर ये वर्क करता है। तो मतलब उनसे थोड़ा सा बेटर हो गया कि अल्फा 1 और अल्फा 2 का एक्शन नहीं है, बट इसके पास भी सिलेक्टिव तो नहीं है, बीटा 1 पे काम करेगा। ये बीटा 1 पे वर्क करेगा जब, तो ट्रैकिकार्डिया इसका एडवर्स इफेक्ट हो जाएगा, मतलब कार्डियक एडवर्स इफेक्ट इसमें भी है। और कई बार अगर ये इरेगुलर हो जाता है तो फाइनली यही एडवर्स इफेक्ट को बोलने लगते हैं कार्डियक अरिथमिया, बोलने लगते हैं कि कार्डियक अरिथमिया हो गया, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना कि कार्डियक अरिथमिया और हाइपरटेंशन एडवर्स इफेक्ट हो सकता है क्योंकि ये ड्रग्स बीटा 1 पर भी काम कर जाती हैं। अब आता है नेक्स्ट एफेड्रीन। एफेड्रीन जो है हमारा एल्कलॉइड होता है, ये जो है ये भी बिल्कुल आपका एडिलिन के जैसा है, अल्फा 1 अल्फा 2 पे काम करता है, बीटा 2 पे भी करेगा, बीटा 1 पे भी करेगा। मतलब इसमें हाइपरटेंशन, ट्रैकिकार्डिया और कार्डियक अरिथमिया भी हो सकता है। ये याद होना चाहिए क्यों हो रहा है, अगर पूछा जाता है कि ये क्यों एडवर्स इफेक्ट देते हैं ये वाले, तो हम उसका आंसर देंगे क्योंकि ये बीटा 2 के साथ साथ अदर रिसेप्टर्स पे भी काम करते हैं और उनके एक्शंस भी जनरेट करते हैं। तो फिर हम क्या करें, हमने इसलिए क्या किया, सेलेक्टिव बीटा 2 एगोनिस्ट को बनाया जो केवल सेलेक्टिव बीटा 2 एगोनिस्ट होते हैं, प्रेफर्ड ड्रग फॉर द अस्थमा इन क्लास ऑफ सिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट। अगर सिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट्स हैं हमारे पास और उसमें ऑप्शन है हमारे पास इपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन, तो दोनों में से हम किसको चूज करेंगे, इपिनेफ्रिन को। नॉन एपिनेफ्रिन का कोई काम ही नहीं है, बीटा 2 पे नहीं करता। फिर हमारे पास ऑप्शन आ गया एडिलिन, इफेड्रीन और सॉल्ब्यूटामॉल। सॉल्ब्यूटामॉल को अल्ब्यूट्रॉल भी बोलते हैं। तो सॉल्ब्यूटामॉल जो है बीटा 2 सेलेक्टिव एगोनिस्ट है, तो फिर हम उसको प्रेफर्ड करेंगे। रीजन क्या है उसका, लैक ऑफ कार्डिक एडवर्स इफेक्ट। इनके पास ना ही अल्फा 1 एक्शन है ना ही बीटा 1 एक्शन होता है, तो इसलिए इनके पास कार्डिक एडवर्स इफेक्ट नहीं है। सबसे बड़ा फायदा ये है, इनके पास कार्डिक एडवर्स इफेक्ट नहीं होता, इसलिए इनको हम यूज करेंगे। ये स्पेशली क्या करेंगे, ब्रोंको डायलेशन ही कॉज करेंगे। स्पेशली क्या कॉज करेंगे, ब्रोंको डायलेशन कॉज करेंगे। फिर हम बात करते हैं कि इनके एडवर्स इफेक्ट क्या हो सकते हैं। इनका सबसे मोस्ट कॉमन एडवर्स इफेक्ट होता है ट्रेमर। ट्रेमर मींस होता है हमारा शेकिंग मूवमेंट्स होने लगता है, लेग्स का, हैंड्स का, फेशियल मसल्स का। तो उसका जो रीजन है वो यही है कि बीटा 2 स्टिमुलेशन होता है और वहां पर वो ट्रेमर्स कॉज करते हैं। तो ट्रेमर्स इज द कैरेक्टरिस्टिक एडवर्स इफेक्ट ऑफ द बीटा 2 एगोनिस्ट ड्रग। इन सभी में, चाहे वो लॉन्ग एक्टिंग हो या शॉर्ट एक्टिंग हो, उनके केस में क्या होगा, ट्रेमर रहेगा, ट्रेमर रहेगा। और इनके साथ क्या होगा, लैक ऑफ कार्डिक एडवर्स इफेक्ट। कार्डिक एडवर्स इफेक्ट इनके पास कम होंगे। हाँ, बीटा 2 का एगोनिस्ट है तो बीटा 2 रिसेप्टर अगर आपने पढ़ा हो एएनएस में तो वो वैसोडायलेशन करता है, तो हो सकता है ब्लड प्रेशर को कम कर देंगे, बट इंक्रीज तो नहीं करेंगे लाइक नॉन सेलेक्टिव बीटा एगोनिस्ट ड्रग। तो ये ध्यान रखेंगे आप कि ट्रेमर इनका कैरेक्टरिस्टिक एडवर्स इफेक्ट होता है। अब इनके बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। तो शॉर्ट एक्टिंग ड्रग जो होती है उसमें सॉल्ब्यूटामॉल और टर्बिटुलिन है। ये ओरल रूट से भी यूज हो जाते हैं और इनहेलेशन के फॉर्म में भी यूज करते हैं। ये रैपिड ऑनसेट होता है एंड शॉर्ट एक्टिंग होती है। इसमें इसका सॉल्ब्यूटामॉल का एल आइसोमर होता है जिसको बोलते हैं लीवोसॉल्ब्यूटामॉल। लीवोसॉल्ब्यूटामॉल और सॉल्ब्यूटामॉल में क्या डिफरेंस होता है, केवल पोटेंसी का डिफरेंस होता है।
ये मोर पोटेंट होता है और सॉल्ब्यूटामॉल लेस पोटेंट होता है। पोटेंसी मतलब डोज का डिफरेंस है, इसका डोज ज्यादा लगता है, इसका डोज थोड़ा सा कम लगेगा लीवोसॉल्ब्यूटामॉल का। बाकी दोनों हैं आपके क्या शॉर्ट एक्टिंग ही होते हैं। दूसरी जो कैटेगरी हमने बनाई लॉन्ग एक्टिंग, मतलब बार बार इनहेलेशन या टेबलेट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उसमें जो ड्रग्स हैं हमारे, टिरोलबार्ड आता है, सॉल्मेट्रॉल, फॉर्मेट्रॉल, बम्ब्यूट्रॉल, ये तीनों कॉमनली होते हैं। उसके बाद और भी बीटा 2 एगोनिस्ट ड्रग हैं, वो भी यूज कर सकते हैं, बट ये प्रेफर्ड ड्रग्स हैं। इसमें जैसे सॉल्मेट्रॉल है, ये इनहेलेशन के फॉर्म में यूज कर सकते हैं, लॉन्ग एक्टिंग होता है। फॉर्मेट्रॉल इनहेलेशन के फॉर्म में यूज कर सकते हैं, ओरल भी ले सकते हैं। बम्ब्यूट्रॉल के बारे में ध्यान रखना है, बम्ब्यूट्रॉल जो है याद रखें कि ये क्या होती है, प्रोड्रग ऑफ टर्बिटुलिन, कार्बामेट्स एस्टर प्रोड्रग ऑफ टर्बिटुलिन होती है। ये क्या है आपकी, कार्बामेट्स एस्टर प्रोड्रग ऑफ टर्बिटुलिन। ये क्या होता है, लंग्स के अंदर जाके, लंग्स में या हमारी बॉडी में जाकर स्यूडोकोलिनेस्टेरेज एंजाइम, क्योंकि कार्बामेट्स है तो उसको ये ब्रेक डाउन करेगा, स्यूडोकोलिनेस्टेरेज एंजाइम इसको ब्रेक डाउन करके एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। ये लॉन्ग एक्टिंग होती है। तो याद रखना है, बम्ब्यूट्रॉल जो होती है जो आपकी बिस कार्बामेट प्रोड्रग ऑफ टर्बिटुलिन होती है। ये टर्बिटुलिन की क्या है, प्रोड्रग है। तो ये सभी ड्रग्स हुई हमारे कौन से, सिंपैथोमाइमेटिक ड्रग्स हैं। सिंपैथोमाइमेटिक ड्रग्स में ध्यान रखेंगे हम, इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो ड्रग्स है हमारी बीटा 2 सेलेक्टिव एगोनिस्ट को स्पेशली यूज करते हैं। हम किसको यूज करेंगे, बीटा 2 सेलेक्टिव एगोनिस्ट जो ड्रग होती हैं उनको यूज करेंगे, और उनके अंदर हम जाके किसको यूज करते हैं, बीटा 2 सेलेक्टिव ड्रग्स को, जैसे सॉल्ब्यूटामॉल हो गया, टर्बिटुलिन है, लीवोसॉल्ब्यूटामॉल, फॉर्मेट्रॉल हो गया, ठीक है ना, सॉल्मेट्रॉल है, और इसके बाद बम्ब्यूट्रॉल। बम्ब्यूट्रॉल को स्पेशली याद रखें कि जो बम्ब्यूट्रॉल ड्रग है हमारी, बम्ब्यूट्रॉल जो ड्रग होती है वो क्या है हमारी, बम्ब्यूट्रॉल ड्रग, बम्ब्यूट्रॉल जो ड्रग है स्पेशली क्या है, वो एस्टर प्रोड्रग है, बिस कार्बामेट एस्टर प्रोड्रग ऑफ टर्बिटुलिन होती है, जो हमारी बॉडी में एक्टिव हो जाती है बाय द स्यूडोकोलिनेस्टेरेज एंजाइम। स्यूडोकोलिनेस्टेरेज एंजाइम से वो क्या होती है, एक्टिव हो जाती है। इसको ओरल रूट से हम यूज करते हैं, इसको इनहेलेशन के फॉर्म में यूज नहीं करते हैं बम्ब्यूट्रॉल को। बाकी सभी को बीटा एगोनिस्ट को हम इनहेलेशन के फॉर्म में यूज करते हैं, बट बम्ब्यूट्रॉल को नहीं करते हैं। तो ये ध्यान रखेंगे। इसमें सॉल्ब्यूटामॉल टर्बिटुलिन जो है हमारे शॉर्ट एक्टिंग है, उसका लीवोसॉल्ब्यूटामॉल आइसोमर होता है जो मोर पोटेंट होता है। साल्मेट्रॉल जो ड्रग होती है लॉन्ग एक्टिंग ड्रग होती है। फॉर्मेट्रॉल भी आपकी लॉन्ग एक्टिंग ड्रग है। बम्ब्यूट्रॉल जो है वो भी लॉन्ग एक्टिंग है, वो प्रोड्रग होता है टर्बिटुलिन का। बॉडी में वो ओरल रूट से यूज करेंगे हम उसको, क्योंकि ओरल रूट से यूज करते हैं स्पेशली उसके लिए, बम्ब्यूट्रॉल के लिए। इनहेलेशन फॉर्म उसका ज्यादा अवेलेबल नहीं है, ये लॉन्ग एक्टिंग होती है, बॉडी के अंदर एक्टिव फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाती है। तो ये ध्यान रखेंगे आप सभी कि एड्रेनलिन जो होता है, कई बार एड्रेनलिन का हम इनहेलेशन भी करते हैं। अस्थमा का अगर किसी को अटैक आ जाता है तो उसका इनहेलेशन भी करते हैं हम उसका हम क्या कर देते हैं, इनहेलेशन भी करते हैं, कई बार उसको इंजेक्शन भी दे देते हैं एड्रेनलिन का। लेकिन इंजेक्शन के एड्रेनलिन के साथ क्या हो सकता है कई बार कि कार्डिक एडवर्स इफेक्ट आ सकते हैं, वो मैंने एक्सप्लेन किया कि हाउ कैन जनरेट द कार्डिक एडवर्स इफेक्ट। अब हम बात करते हैं जो सेकंड ब्रोंकोडायलेटर ड्रग है। जो सेकंड ब्रोंकोडायलेटर ड्रग है वो है मिथाइलजेंथीन। मिथाइलजेंथीन बोलते हैं हम उनको। सेकंड जो ब्रोंकोडायलेटर ड्रग है हमारी वो कौन है, मिथाइलजेंथीन होती है। मिथाइलजेंथीन की बात करें, ये जो हमारे कहलाते हैं जेंथीन डेरिवेटिव्स भी बोल सकते हैं इनको हम, जेंथीन डेरिवेटिव्स। मिथाइलजेंथीन या इन्हीं को बोलते हैं जेंथीन डेरिवेटिव्स बोलते हैं। मिथाइलजेंथीन और जेंथीन डेरिवेटिव ड्रग हैं ये हमारे। तो यहां पर इनकी हम बात करेंगे कि इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, तो वो ये भी ब्रोंकोडायलेशन ही करते। ये ड्रग्स भी क्या है आपके, ब्रोंको डायलेटर ड्रग है, ब्रोंको डायलेटर ड्रग है। ये ड्रग्स भी क्या होते हैं, ब्रोंको डायलेटर ड्रग है। ये ड्रग्स भी अगर हम बात करें साइक्लिक एएमपी के लेवल को इंक्रीज करते हैं। ये ड्रग्स भी क्या करते हैं, साइक्लिक एएमपी को इंक्रीज करेंगे तो रिजल्ट वही मिलना है। साइक्लिक एएमपी इंक्रीज होगा तो ब्रोंको डायलेशन हो जाएगा, प्लस यहां पर होगा मास्ट सेल स्टेबलाइजेशन, मास्ट सेल स्टेबलाइजेशन हो जाएगा, ब्रोंको डायलेशन एंड मास्ट सेल स्टेबलाइजेशन, ये दोनों रिजल्ट मिलेंगे सेम। अब क्वेश्चन ये आता है हमारे दिमाग में कि ये भी साइक्लिक एएमपी को बढ़ाता है, और अभी इसके पहले जो हमने पढ़ा कि ये बीटा 2 एगोनिस्ट भी क्या करते थे, जीएसजी प्रोटीन कपल रिसेप्टर पर एक्ट करके यहां पर एडिनाइल साइक्लेज एंजाइम को स्टिमुलेट करके एटीपी को कन्वर्ट कर देते थे साइक्लिक एएमपी। तो यहां पर साइक्लिक एएमपी बढ़ जाता था। ये साइक्लिक एएमपी का जो प्रोडक्शन बढ़ाते थे, ये ड्रग्स क्या करती हैं, उसके प्रोडक्शन को इंक्रीज करती हैं। और ये जो ड्रग्स होती है ये इनहिबिट करती है किसको, इनहिबिट द साइक्लिक एएमपी डिग्रेडेशन, साइक्लिक एएमपी
डिग्रेडेशन को इनहिबिट करती है। तो मतलब अल्टीमेटली दोनों ही साइक्लिक एमपी को बढ़ा रही हैं और रिजल्ट हमारे सामने लिखा हुआ है यहाँ पर, बट दोनों के वर्क करने का तरीका अलग अलग होता है। ये क्या करती है, साइक्लिक एमपी का डिग्रेडेशन जो एंजाइम करता है, इसके डिग्रेडेशन के लिए जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है उसको बोलते हैं फास्फोडाइस्टेज एंजाइम। ये इसको कन्वर्ट कर देता है एएमपी में, जो कि इनएक्टिव होता है, ये कोई काम नहीं करेगा बॉडी में बिल्कुल भी। तो यहां पर फाइनली अगर इसको हम इनहिबिट कर देते हैं, इसको इनहिबिट करने से क्या होता है, साइक्लिक एमपी का लेवल बढ़ता है और ब्रोंकोडायलेशन हो जाता है। यहां पर जेंथिन डेरिवेटिव्स के साथ एक ही है कि ये इसका कोई नंबर नहीं लगाया कि 3 है या 4 या 5, जैसे सिल्डेनाफिल जो होता है फास्फोडाइस्टेज 5 होता है। मिलरिनोन एमरिनोन ड्रग है जो आयनोडाइलेटेड ड्रग होती है सीएचएफ में, वो ड्रग्स होती है फास्फोडाइस्टेज 3 इनहिबिटर। वो ड्रग्स भी क्या करती हैं, साइक्लिक एमपी को इंक्रीज करती हैं, बट यहाँ पर कोई नंबर नहीं है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि नॉन सेलेक्टिव फास्फोडाइस्टेज इनहिबिटर होते हैं। बट ऐसा भी बुक में लिखा नहीं है कहीं, बस लिखा रहता है पीडी इनहिबिटर्स। तो पीडी इनहिबिटर्स हैं, साइक्लिक एमपी को ये बढ़ा देते हैं। याद रखना है, इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बिल्कुल सिंपल है, बाकी पूरा आपका सेम मैकेनिज्म रहेगा। ये साइक्लिक एमपी बढ़ेगा तो क्या होगा, ब्रोंकोडायलेशन हो जाएगा, मास सेल स्टेबलाइजेशन होगा, मतलब ल्यूकोट्राइंस हिस्टामिन्स का रिलीज कम हो जाएगा, प्लस म्यूकोसिलियरी क्लियरेंस बढ़ जाएगा। मतलब जो हमने बीटा 2 एगोनिस्ट में लिखे थे एक्शंस बिल्कुल सेम है, बट काम करने का तरीका बदल गया है। बीटा 2 एगोनिस्ट क्या करते हैं, साइक्लिक एमपी को प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं, ये क्या करता है, साइक्लिक एमपी के डिग्रेडेशन को इनहिबिट कर देता है बाय इनहिबिटिंग द फास्फोडाइस्टेज एंजाइम। फास्फोडाइस्टेज एंजाइम इनहिबिट होता है, डिग्रेडेशन इनहिबिट हो जाता है, साइक्लिक एमपी इंक्रीज हो जाता है। ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है जिसको आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करेंगे यहां पर, ये डिग्रेडेशन को प्रिवेंट करते हैं। थोड़ा बहुत ये भी देखा गया है कि ये साइक्लिक जीएमपी के लेवल को भी बढ़ा देता है, साइक्लिक जीएमपी के लेवल को भी इंक्रीज करता है। इसका भी क्या करता है, इनहिबिट डिग्रेडेशन, इनहिबिट द डिग्रेडेशन, तो डिग्रेडेशन को ये इनहिबिट करता है। तो ये ध्यान रखेंगे आप। यहां पर आपको बुक में कितने जगह फास्फोडाइस्टेज इनहिबिटर मिलेंगे, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इनहिबिटर कहां कहां मिलते हैं फास्फोडाइस्टेज। जैसे हमने आपको बताया सीएचएफ में रहता है फास्फोडाइस्टेज 3 इनहिबिटर्स हैं, जो भी इनका भी क्या होता है, साइक्लिक एमपी को बढ़ाएंगे। इसमें नाम जो होता है मिलरिनोन ड्रग है और दूसरी ड्रग है हमारी एमरिनोन ड्रग है, मिलरिनोन एंड एमरिनोन। इसके अलावा हमको सिल्डेनाफिल, सिल्डेनाफिल जो ड्रग है ये यूज होती है पल्मोनरी हाइपरटेंशन के लिए, पल्मोनरी हाइपरटेंशन में इसको यूज करते हैं, फॉर द पल्मोनरी हाइपरटेंशन। इसको आप नोट कर लेंगे, यूज फॉर द पल्मोनरी हाइपरटेंशन। ये जो होती है फास्फोडाइस्टेज 5 इनहिबिटर होती है, ये जो ड्रग है आपकी 5 इनहिबिटर होती है। इसको साथ साथ इन यूज करते हैं फॉर द इरेक्टाइल डिस्फंक्शनिंग, क्योंकि ये बेसोडाइलेशन करती है, तो इन द पेनाइल रीजन ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा देती है, तो वहां पर ये इरेक्टाइल डिस्फंक्शनिंग में यूज होती है। ये सबसे कॉमन यूज है इसका ईडी के लिए, इरेक्टाइल डिस्फंक्शनिंग के लिए। ब्याग्रा के फॉर्मुलेशन के फॉर्म में ये मार्केट में अवेलेबल होती है, तो ये इसका यूज है। तो ये देखो यहां पर याद रखेंगे कि फास्फोडाइस्टेज इनहिबिटर ड्रग्स ये भी हैं साथ में, इनको ध्यान रखना है। ये ड्रग्स क्या है, हमारी फास्फोडाइस्टेज इनहिबिटर्स होती है। इनका भी मैकेनिज्म क्या होता है, ये ड्रग्स भी साइक्लिक एमपी के लेवल को बढ़ा देती हैं। तो ये ध्यान रखेंगे कि ये आपकी ड्रग्स भी साइक्लिक एमपी को लेवल बढ़ाती हैं, बट ये ब्रोंकियल मसल्स पे उतना इफेक्टिव नहीं होती हैं, इसलिए हम यहां पर यूज करते हैं किसका, जेंथिन डेरिवेटिव्स का। अब बात करते हैं जेंथिन डेरिवेटिव्स। तो जेंथिन डेरिवेटिव्स जो होते हैं, इसको ध्यान रखना है कि इसमें जो जेंथिन रिंग प्रेजेंट होती है, क्या प्रेजेंट होती है, इनमें जेंथिन रिंग्स प्रेजेंट होती है। तो उसके स्ट्रक्चर के बारे में हम बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है ये स्ट्रक्चर, एग्जाम में आ जाता है क्योंकि कोग्नोसी में भी हमको मिलेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज, ये जेंथिन डेरिवेटिव्स होते हैं। जेंथिन जो रिंग बनानी होती है हमें, सिंपल रिंग होती है जेंथिन, उसमें ये वाली रिंग हम बना लेंगे। सबसे पहले ये जो रिंग आपके सामने दिख रही है, ये रिंग अगर आप सिंपल बात करें तो पायरिमिडीन रिंग होती है। पायरिमिडीन रिंग अल्टरनेट नाइट्रोजन होते हैं, पायरिमिडीन रिंग होती है, और यहां पर इसमें अटैच रहती है इमिडाजोल रिंग। जब अल्टरनेट नाइट्रोजन रहते हैं पेंटासाइक्लिक रिंग में, तो उसको इमिडाजोल बोलते हैं। बट इसमें क्या होता है, एडिशनल फंक्शनल ग्रुप भी प्रेजेंट होते हैं। इसमें क्या होता है, यहां पर ऑक्सीजन आ जाते हैं, ये डबल बॉन्ड ओ ऑक्सीजन के साथ ये प्रेजेंट होता है। तो इसलिए इसको हम स्पेशली जेंथिन तो नहीं बोल सकते, इसको हम पायरिमिडीन, यहां पर सब्स्टिट्यूशन होता है, उसको R1 बोल सकते हो आप, इसमें सब्स्टिट्यूशन लगा रहता है। यहां पर ये सब्स्टिट्यूशन होता है, नंबरिंग यहां से होती है 1 2 3, ये नंबरिंग जरूर याद रखें, इंपॉर्टेंट है। 1 2 3 4 5 6, ये नंबरिंग पूरी नंबरिंग होती है। इसमें जहां पर ज्वाइन होता है वहां पर भी नंबरिंग होती है। 7 8 9 यहां पर रहेगा, ये 7 8 और ये 9 होता है। यहां पर भी एक ग्रुप रहता है जिसको R7 बोलेंगे, यहां पर रहता है एल्काइल ग्रुप R3, और यहां पर यहां पर ये डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, तो नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 रहती है।
यहां पर भी एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो ये आपको याद रखना, ये जो रिंग बनाई हमने, ये जो स्ट्रक्चर बनाया, ये मैंने जेंथीन का बना दिया है। जेंथीन डेरिवेटिव्स का कॉमन स्ट्रक्चर है ये, जेंथीन डेरिवेटिव्स का बिल्कुल कॉमन स्ट्रक्चर हमने बनाया। अब क्या होता है, कई बार इसमें आईयूपीएसी नेम आते हैं, तो यहां पर ध्यान रखना है, सबसे पहले यहां पे हम लिखेंगे ड्रग का नेम, और यहां पर R1 की वैल्यू, R3 की वैल्यू और R7 की वैल्यू। आईयूपीएसी नेम जब आएगा तो वहां पे लिखा रहेगा 137 ट्राई मिथाइल, तो आप समझ जाएंगे ड्रग कौन सा है ये। तो इसलिए इसका सबसे कॉमन ड्रग जो है हमारी कैफीन है। ये क्लिनिकल यूज नहीं होती, किसके लिए, एज अ ब्रोंकोडायलेटर, ये तो एडिक्शन पर्पस के लिए यूज होती है, बट इसके डेरिवेटिव्स तो यूज होते हैं। तो इसलिए हमने इनका स्ट्रक्चर यहां पे बनाया कि कैफीन में तीनों में मिथाइल होता है। यहां पर CH3, यहां पर भी CH3 होता है और यहां पर भी CH3 है, मतलब 137 ट्राई मिथाइल जेंथीन बोलते हैं उसको, 137 ट्राई मिथाइल जेंथीन रहेगा। इसका ही डेरिवेटिव है जो इसी में आपका थियोफाइलिन नेचुरली ऑब्टेन्ड होता है। थियोफाइलिन का स्ट्रक्चर है, आईयूपीएसी नेम आ सकता है एग्जाम में। यहां पर देखो CH3 रहता है, यहां पर CH3 होता है इसमें, और यहां पर H रहता है, मतलब इसमें रहेगा 13 डाइमेथाइल जेंटीन होगा, 13 डाइमेथाइल होगा, वो थियोफाइलिन होगा। फिर इसी का एक और कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं थियोब्रोमीन। ये नेचुरली प्रेजेंट होते हैं, ये नेचुरली प्रेजेंट होते हैं, कैफीन, थियोफाइलिन एंड थियोब्रोमीन। तो यहां पर थियोब्रोमीन जो होता है, इसमें यहां पर H होता है और यहां पर CH3 और ये CH3 रहता है, मतलब अगर 37 डाइमेथाइल लिखा है तो थियोब्रोमीन है वो, और अगर लिखा है 13 डाइमेथाइल लिखा हुआ है तो वो आपका थियोफाइलिन होगा। ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, आईयूपीएसी नेम आ सकता है आपसे, कैफीन में रहता है 137 ट्राइमेथाइल जेंथीन होता है, इसको हम बोलेंगे थियोफाइलिन को क्या बोलेंगे, 13 डाइमेथाइल जेंथीन होगा, और ये होता है 37 डाइमेथाइल जेंथीन होता है। तो इसलिए इसको ध्यान रखें, अच्छे से याद कर लें आप। अब जो मेनली ड्रग्स यूज हो रही हैं उसमें आपका स्पेशली जो ड्रग है, फिर बहुत सारी ड्रग्स हैं जैसे थियोफाइलिन को स्पेशली यूज करते। अगर इन तीनों में से आपको क्वेश्चन आता है कि कौन सा यूज होगा एज अ ब्रोंकोडायलेटर, क्योंकि ये ड्रग्स की अगर एक्चुअल कैटेगरी की बात करें तो ये सीएनएस स्टिमुलेंट भी हैं। क्या होती हैं ये, सीएनएस स्टिमुलेंट ड्रग होती है। हमारे सीएनएस को क्या करती है, स्टिमुलेट करती हैं। अगर हम कॉफी पी लेते हैं तो हमारे लिए क्या होता है, आपको बहुत अच्छे से याद हो जाता है, हमारा कंसंट्रेशन अच्छा हो जाता है, तो वो उस कैटेगरी की ड्रग है। बट यहां पर हम बात करें कैफीन, थियोफाइलिन, थियोब्रोमिन, ये बेसिकली सीएनएस स्टिमुलेंट है, और सीएनएस स्टिमुलेंट की हाईएस्ट पावर होती है कैफीन के पास। इसके बाद अगर हम इसमें बात करते हैं ब्रोंकोडायलेशन की, तो वो होती है इसके पास थियोफाइलिन के पास। थियोफाइलिन जो होती है वो मेन ब्रोंकोडायलेटर ड्रग है, थियोफाइलिन जो होती है वो मेन ब्रोंकोडायलेटर ड्रग है। अब हमने इनके सेमी सिंथेटिक फॉर्म बनाए, तो जिसमें आया इटोफाइलिन। इटोफाइलिन ड्रग को हमने सिंथेसाइज कर लिया, जो स्पेसिकली क्या है आपका सीएनएस स्टिमुलेंट नहीं है, ये ब्रोंकोडायलेशन करता है। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, बिल्कुल कैफीन के जैसा होता है। यहां पर CH2 एक इथाइल ग्रुप हमने लगा लिया है, CH2OH। ये इटोफाइलिन में ये बस चेंज होता है, मतलब 13 डाइमेथाइल रहेगा और 4 पोजीशन पे क्या रहेगा आपका, जो 7 पोजीशन रहेगी वहां पर ये एथेनॉल ग्रुप रहेगा। तो ये आपको याद रखना है आपको कि इसमें इटोफाइलिन के स्ट्रक्चर में ये चेंजेस आ जाते हैं। तो स्ट्रक्चर आपको याद रखना है इनका, मैं बार बार बोल रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट है स्ट्रक्चर, आप किसी भी एग्जाम में ये पूछे जा सकते हैं। सिंपल चीज है, देखो ये अपने लाइफ की चीज है। कैफीन सब यूज करते हैं, कैफीन को सभी यूज करते हैं एज अ सीएनएस स्टिमुलेंट, तो कम से कम कैफीन का स्ट्रक्चर तो आना चाहिए। कैफीन सीएनएस स्टिमुलेंट भी है, प्लस वो क्या करता है, ब्रोंको डायलेशन भी करता है। इसके साथ हम आगे आए, थियोफाइलिन की बात करते हैं, स्पेशली ब्रोंको डायलेशन करता है एज कंपेयर टू द सीएनएस स्टिमुलेंट एक्शन। थियोब्रोमिन भी दोनों काम करता है। अगर हमने फिर ये जो डेरिवेटिव्स बनाए, इटोफाइलिन हो गया, अमाइनोफाइलिन है, इसके बाद नेक्स्ट जो ड्रग है हमारी अमाइनोफाइलिन हो गया, और जितनी भी फाइलिन वाली ड्रग्स वो हमने सेमी सिंथेटिक बनाई हुई हैं। ये ड्रग्स जो होती हैं स्पेसिफिक क्या है, ब्रोंकोडायलेटर एक्शन देती हैं। फिर तो ये सभी आपको जो मैंने मैकेनिज्म अभी पहले डिस्कस किया था, वो मैकेनिज्म आपको ध्यान रखना है कि मैकेनिज्म आपको क्लियर याद रखना कि ये ड्रग्स क्या करती हैं, साइक्लिक एएमपी के लेवल को इंक्रीज कर देती हैं, और जैसे ही साइक्लिक एएमपी का लेवल इंक्रीज हुआ तो फाइनली क्या कर देती हैं, ये मास सेल को स्टेबलाइज कर देती हैं और ब्रोंको डायलेशन कॉज करती हैं। तो ये सभी क्या है, हमारे जेंथिन डेरिवेटिव्स हैं। जेंथिन डेरिवेटिव्स को आपको ध्यान रखना है कि ये ड्रग्स क्या है, सभी जेंथिन डेरिवेटिव्स होती है। इसमें जो मेन ड्रग्स है हमारी थियोफाइलिन,
थियोफाइलिन जो ड्रग है वो स्पेशली यूज करते हैं, कैफीन और थियोब्रोमिन को उतना ज्यादा यूज नहीं करते हैं। फिर हमने उसके डेरिवेटिव्स बना लिए हैं, हमने आपको बनाया अमाइनोफाइलिन, इटोफाइलिन, डॉक्सीफाइलिन, ये सभी डेरिवेटिव्स हमने इसके बना लिए हैं। अब हम बात करेंगे इनका फार्माकोलॉजिकल एक्शन, ठीक है ना। अगर इनकी हम बात करते हैं फार्माकोलॉजिकल एक्शन कि ऑर्गन्स पर क्या इफेक्ट है इनका, तो सबसे पहले नंबर पर अगर हम बात करें ऑर्गन, जो हमारा ब्रोंकियल ऑर्गन है, तो वहां पर क्या करते हैं, ब्रोंको डायलेशन करते हैं। ये क्या करते हैं, ब्रोंको डायलेशन करते हैं, इसलिए हम इसको अस्थमा में यूज करते हैं। दूसरा अगर हम बात करते हैं सीएनएस पर, तो हमने पहले ही बात की कि ये क्या रखते हैं, सीएनएस स्टिमुलेंट एक्शन होता है, इनके पास क्या होता है, सीएनएस स्टिमुलेंट एक्शन प्रेजेंट होता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं सीबीएस पर क्या इफेक्ट होता है, तो ये क्या करते हैं, स्टिमुलेट हार्ट को क्या करती हैं ड्रग्स, स्टिमुलेट करती हैं, मतलब हार्ट रेट इंक्रीज हो सकती है। पॉजिटिव क्रोनोट्रोपिक, पॉजिटिव आयनोट्रोपिक ड्रग होती हैं, पॉजिटिव क्रोनोट्रोपिक प्लस पॉजिटिव आयनोट्रोपिक ड्रग हैं ये, पॉजिटिव आयनोट्रोपिक ड्रग होती है, मतलब हार्ट रेट को भी बढ़ाएंगे और कॉन्ट्रैक्टिलिटी को भी इंक्रीज कर देती हैं, तो फाइनली हार्ट रेट इंक्रीज हो जाती है। इसके अलावा आपने देखा होगा कॉफी वगैरह लेने से क्या होता है, यूरिन फॉर्मेशन बढ़ जाता है, तो किडनी पर इफेक्ट क्या होता है, डायरोसिस कॉज करती हैं ये, एक्ट ऑफ वीक डायरोटिक्स, ठीक है ना, एक्ट एज वीक डायरोटिक्स, एक्ट एज द वीक डायरोटिक्स, ये वीक डायरोटिक्स के जैसे भी वर्क करते हैं। तो ये सभी आपके इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शंस हैं। स्मूथ मसल्स की बात करते हैं तो वही है, हमने देखा रिलैक्सेशन करता है स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स में आपका चाहे वो वेस्कुलर हो या विसरल हो, सबका क्या करता है, रिलैक्सेशन करता है, रिलैक्सेशन हो जाता है, ये याद रखना है, इसलिए तो ब्रोंकोडायलेशन कॉज कर रहा है। स्केलेटल मसल्स, हम देखते हैं कॉफी पीने के बाद हमको लगता है हमारी पावर बढ़ गई है, स्केलेटल मसल्स को क्या करता है, इंक्रीज पावर ऑफ मसल्स, मसल्स के पावर को थोड़ा सा बूस्ट कर देता है, इंक्रीज द पावर ऑफ द स्केलेटल मसल्स, स्केलेटल मसल्स का पावर बढ़ जाता है। स्टमक में देखा, हम जानते हैं सभी लोग बोलते हैं कि हमने चाय कॉफी पी लिया तो हमारे लिए एसिडिटी हो गई, तो स्टमक का याद रखना है, ये क्या करता है, इंक्रीज द एचसीएल सिक्रीशन, एचसीएल के सिक्रीशन को इनहेंस करती है ये वाली ड्रग्स, इंक्रीज द एचसीएल सिक्रीशन। तो यहां पर अगर ये एचसीएल सिक्रीशन ज्यादा बढ़ सकता है तो फाइनली क्या हो सकता है, इस केस में क्या हो सकता है, गैस्ट्रिक अल्सर भी हो सकते हैं, या हो सकता है हार्ट बर्न हो जाएगा, गैस्ट्रिक अल्सर और हार्ट बर्न भी हो सकता है। तो ये सभी क्या है हमारे इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शंस हुए, फार्माकोलॉजिकल एक्शंस ऑफ द जेंथिन डेरिवेटिव्स। अब हम बात करेंगे एडवर्स फैक्ट, एडवर्स फैक्ट ऑफ जेंथिन डेरिवेटिव्स, कि जेंथिन डेरिवेटिव्स के एडवर्स फैक्ट क्या है, एडवर्स फैक्ट ऑफ जेंथिन डेरिवेटिव। एडवर्स ड्रग रिएक्शन, एडवर्स ड्रग रिएक्शन सबसे पहले नंबर लिखें, नैरो सेफ्टी ऑफ मार्जिन है, इन ड्रग्स की क्या होती है, नैरो सेफ्टी ऑफ मार्जिन। इसका मतलब क्या होता है, नैरो सेफ्टी ऑफ मार्जिन मतलब थोड़े से ही डोज अगर डिस्टर्ब हुआ तो क्या हो सकता है, टॉक्सिसिटी हो सकती है। तो जैसे हमने देखा कार्डियक स्टिमुलेंट है तो क्या कर देंगे, हार्ट रेट को बढ़ाएंगे, मतलब क्या हो जाएगा, ट्रैकीकार्डिया कॉज करती है, ड्रग्स क्या कॉज करती है, ट्रैकीकार्डिया कॉज करती है। ट्रैकीकार्डिया जब होता है ज्यादा तो पेल्पिटेशन, पेल्पिटेशन होता है, पेल्पिटेशन क्या होता है, धक धक की आवाज आना, जब स्टेथो लगाएगा तो एकदम धक धक की आवाज आएगी तो समझ जाना हार्ट रेट बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है, तो ये पेल्पिटेशन हो जाता है। इसके अलावा यहां पर और अगर प्रॉब्लम हो जाती है तो यहां पर डेथ भी हो सकती है, डेथ ड्यू टू कार्डिक अरिथमिया, कार्डिक अरिथमिया कॉज करती है तो क्या हो सकती है, डेथ हो सकती है, डेथ ड्यू टू द कार्डिक अरिथमिया, कार्डिक अरिथमिया के कारण क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तीसरा हाइपोटेंशन, हाइपोटेंशन क्या होता है, जब स्टूडेंट्स पढ़ते हैं तो दिमाग में रखते हैं कि हार्ट रेट बढ़ेगी तो हाइपोटेंशन होगा, ऐसा कुछ नहीं होता, हार्ट रेट इज द प्रॉपर्टी ऑफ हार्ट, कार्डिक कॉन्ट्रैक्टिलिटी की बात होती है, और जो ब्लड प्रेशर और ब्लड वेसल्स की प्रॉपर्टी है। तो यहां पे हम जानते हैं कि ये स्मूथ मसल्स का रिलैक्सेशन करती हैं, तो यहां पर ये क्या करेंगी, वैसोडायलेशन करेंगी, वैसोडायलेशन करेंगे ये ड्रग, तो हो सकता है ब्लड प्रेशर भी क्या कर देंगी, कम कर देंगी। तो ये इसके एडवर्स फैक्ट हैं, इनको आपको ध्यान रखना। यूजेस की बात करते हैं, यूज कहां करते हैं इनका क्लिनिकली, तो वही आपका अस्थमा में यूज कर लेंगे हम, इनका अस्थमेटिक पेशेंट के लिए दे देते हैं। क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर,
इसमें भी हम यूज कर सकते हैं। इसके बाद यहां पर ड्रग्स जो है एक हमने नाम लिया था अमाइनोफाइलिन। अमाइनोफाइलिन जो होती है ये कॉम्बिनेशन रहता है, इसमें रेशो चलता है, इसमें थियोफाइलिन ही प्रेजेंट होता है एक्चुअल में। थियोफाइलिन इथाइलिन डायमीन का कॉम्बिनेशन होता है ये थियोफाइलिन, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट ब्रोंकोडायलेट थियोफाइलिन एंड इथाइलिन डायमीन का रेशो रहता है 2:1 के रेशो में यूज होता है, कोई अलग डिफरेंस नहीं है। क्या होता है, थियोफाइलिन जो है वो ऑयल सॉल्युबल है और अमाइनोफाइलिन अगर हमने बना लिया तो वो वाटर सॉल्युबल हो जाता है। बस ये डिफरेंस है इसमें कि जो आपका अमाइनोफाइलिन होता है वाटर सॉल्युबल होता है। ये हम आपको इसको ओरली भी दे सकते हैं और आई भी दे सकते हैं। और थियोफाइलिन जो है हमारी ड्रग वो पुअर वाटर सॉल्युबल होती थी, इंजेक्शन के फॉर्म में उसको हम दे नहीं पाते थे। तो क्या होता है, थियोफाइलिन का इंजेक्शन नहीं आता बट अमाइनोफाइलिन का इंजेक्शन है। और अमाइनोफाइलिन कोई अलग मॉलिक्यूल नहीं है, अमाइनोफाइलिन को हमने मॉडिफाइड कर लिया है और उसको हमने इथाइडायमीन के साथ क्या कर दिया, कॉन्जुगेट कर दिया है। 2:1 में वो रहते हैं, 2:1 के रेशो में प्रेजेंट होते हैं। तो ये सभी हमारे क्या हुए, जेंथिन डेरिवेटिव्स हुए। डॉक्सीफाइलिन भी होता है, इटोफाइलिन जो होता है सबसे ज्यादा यूज होता है। अगर हम बात करें कॉमनली, अगर मार्केट में जो आ रहा है प्रोडक्ट अभी इटोफाइलिन, इटोफाइलिन जो है सबसे बेस्ट है। ये क्या होता है, आपका वाटर सॉल्युबल है, पहली चीज तो वाटर सॉल्युबल होता है। दूसरा, ये ओरल रूट से भी दे सकते हैं इसको, आईएम से भी दे सकते हो और आईवी से भी दे सकते हो, सभी टाइप के रूट इसमें यूज कर सकते हैं हम। ये बेस्ट ड्रग होती है। इसके अलावा इसका और एडवांस फॉर्म जो है डॉक्सीफाइलिन भी आ गया है। डॉक्सीसाइक्लिन से कंफ्यूज नहीं होना, ये डॉक्सीफाइक्लिन, डॉक्सीसाइक्लिन एंटीबायोटिक होता है, ये भी मिथाइल जेंटीन डेरिवेटिव होता है और ये केवल ओरल दिया जाता है, ओनली बाय ओरल रूट, ओनली बाय ओरल रूट। इसको हम ओनली ओरल रूट से यूज करते हैं, तो इसको आप नोट कर लेंगे। तो ये कुछ इंडिविजुअल ड्रग्स के हमने पॉइंट लिखा है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है हमारा क्या है कि यहां पर कैफीन है, थियोफाइलिन है, थियोब्रोमीन है, उनके तीनों में से कौन सा यूज होता है, केवल थियोफाइलिन यूज होता है। थियोफाइलिन जो है आपका वाटर सॉल्युबल नहीं था, तो उसका वाटर सॉल्युबल फॉर्म हमने बनाया, अमाइनोफाइलिन बनाया। अमाइनोफाइलिन हमने एक उसका वाटर सॉल्युबल फॉर्म डेवलप किया और उस अमाइनोफाइलिन को हम यूज करते हैं। अब आता है इसका नेक्स्ट जो ड्रग है हमारी ब्रोंकोडायलेटर ड्रग्स की, उसमें हमारे पास है थर्ड जो ड्रग है ब्रोंकोडायलेटर, वो होती है हमारी एंटीकोलिनर्जिक ड्रग। एंटीकोलिनर्जिक ड्रग या हम सीधा बोलें मस्कैर्निक रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, मस्कैर्निक रिसेप्टर एंटागोनिस्ट ड्रग है। मस्कैर्निक रिसेप्टर एंटागोनिस्ट ड्रग होती है, मस्कैर्निक रिसेप्टर एंटागोनिस्ट ड्रग है, जिसको हम बोलते हैं एंटीकोलिनर्जिक ड्रग। इनकी मैकेनिज्म बिल्कुल सिंपल है। क्या है बेसिकली इनका मैकेनिज्म, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग से यहां पर अगर हम बात करें मस्कैर्निक रिसेप्टर, मस्कैर्निक रिसेप्टर जो होता है M3 रिसेप्टर, M3 रिसेप्टर का ये नेचुरल फंक्शन होता है कि अगर वो एक्टिवेट हो जाता है M3, मतलब अगर M3 रिसेप्टर एक्टिवेट होता है, मतलब अगर उस पर कोई एगोनिस्ट ड्रग काम करती है, एक्टिवेट होता है, तो वो करता है ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन कॉज करता है। जब भी अगर M3 रिसेप्टर एक्टिवेट होगा तो वहां पर क्या होगा, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन होगा। तो फाइनली ये ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन होगा तो अस्थमैटिक अटैक आ जाएगा। यहां पर क्या हो सकता है, अस्थमैटिक अटैक। तो हमने पढ़ा हुआ है कि एसिटाइल कोलिन जो होता है, एसिटाइल कोलिन या कोई भी मस्कैर्निक एगोनिस्ट जो है, वो अस्थमा के पेशेंट अगर हैं तो उनके लिए क्या होता है, ये कंट्रा इंडिकेटेड होता है। अस्थमा के पेशेंट को क्या होता है, कंट्रा इंडिकेटेड होता है, क्योंकि अगर हमने कोई मस्कैर्निक एगोनिस्ट दिया है तो फाइनली वो M3 रिसेप्टर को एक्टिवेट करेगा, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन होगा। और वो पेशेंट तो ऑलरेडी अस्थमा का पेशेंट है, उसकी तो ब्रोंक्यूल्स ऑलरेडी ही कॉन्ट्रैक्ट है, और ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो उसको क्या आ जाएगा, अस्थमैटिक अटैक आ जाएगा। तो ये नॉर्मल सी बात कर रहे हैं। अब बात करते हैं कि एंटीकोलिनर्जिक ड्रग को क्यों यूज कर सकते हैं हम अस्थमा में। तो यहां पर जो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग है वो बेसिकली बात करें तो वो एंटी मस्कैर्निक ड्रग हैं, एंटी मस्कैर्निक ड्रग हैं वो हमारे। और वो स्पेशली किसको, स्पेशली एंटागोनाइज M3 रिसेप्टर। वो क्या करते हैं, M3 रिसेप्टर को एंटागोनाइज करेंगे। जब वो M3 रिसेप्टर को ब्लॉक कर देंगे, M3 रिसेप्टर जैसे ही ब्लॉक होगा तो ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन ना होके क्या होगा, ब्रोंको डायलेशन होगा। क्या होगा, ब्रोंको डायलेशन हो जाएगा। तो ब्रोंको डायलेशन जैसे ही होगा अस्थमा में रिलीफ मिल जाएगा। अब बात करते हैं हम क्या एट्रोपिन को यूज कर सकते हैं। एट्रोपिन है या एट्रोपिन रिलेटेड
हम यूज कर सकते हैं, लेकिन एट्रोपिन M1 को भी एंटागोनाइज करेगा और M3 को भी करेगा और M2 को भी करेगा। ये तो इफेक्ट हमारे काम का हो जाएगा, जैसे हमने एडिलिन के लिए बताया था। लेकिन बाकी के इफेक्ट अगर ये एंटागोनाइज होंगे तो उससे हमारे लिए क्या आ जाएंगे, एडवर्स ड्रग रिएक्शन आ जाएंगे। तो जो हमारे पास बेटर ऑप्शन है अवेलेबल, इप्राट्रोपियम, इप्राट्रोपियम ये भी एट्रोपिन का ही डेरिवेटिव होता है, ट्रोपेन डेरिवेटिव्स हैं इप्राट्रोपियम और टायोट्रोपियम। तो हम इनको स्पेशली यूज कर लेते हैं। ये क्या है, M3 सेलेक्टिव होते हैं। अब बात करेंगे एडवर्स इफेक्ट, तो क्या होता है, M3 रिसेप्टर अकेला ब्रोंकोडायलेशन के लिए थोड़ी ना है, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन, साथ में अगर ग्लैंडुलर सिक्रीशन कम करेगा तो ड्राइनेस ऑफ माउथ हो जाएगा, मतलब एंटीकोलिनर्जिक एडवर्स इफेक्ट इनके साथ प्रेजेंट होंगे। तो ये टॉपिक भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और यहां पे भी आपको ध्यान रखना है कि अगर ब्रोंको कॉन्स्ट्रक्शन हो रहा है, M3 करता है ब्रोंको कॉन्स्ट्रक्शन, तो हमने यहां पे क्या यूज किए, M3 का एंटागोनिस्ट दिया। अगर हम एंटी मस्कनिक ड्रग एट्रोपिन, हायोसिन इनको यूज कर लेंगे, इसको पोलामीन को, तो ये लोग क्या है, नॉन सेलेक्टिव एंटागोनिस्ट है। तो ये M1 को भी एंटागोनाइज करेंगे और M2 को भी एंटागोनाइज करेंगे। तो M1 N2 के एंटागोनिज्म से जो भी इफेक्ट आएंगे वो एडवर्स इफेक्ट हो सकते हैं। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इप्राट्रोपियम और टायोट्रोपियम को यूज करते हैं, जो मेनली M3 पर ही वर्क करते हैं। इनको सेलेक्टिव M3 एंटागोनिस्ट भी नहीं बोला जाता, ये बोलेंगे मेनली वर्क ऑन द M3 रिसेप्टर एज कंपेयर टू द एट्रोपिन। तो ये क्या करेंगे, स्पेशली एंटागोनाइज करेंगे किसको, यहां पर जो ब्रोंको कॉन्स्ट्रक्शन हो रहा है वो नहीं होगा, उसकी जगह हो जाएगा ब्रोंको डायलेशन हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि एंटी कोलिनर्जिक ड्रग काम करते हैं। इनका मेन अगर हम सीधा सीधा बोले, ब्लॉक द एक्शन ऑफ एसिटाइल कोलिनॉन M3 रिसेप्टर। जो M3 रिसेप्टर पर एसिटाइल कोलिन का एक्शन होता है उसको ये ब्लॉक कर देते हैं और क्या करते हैं, ब्रोंको डायलेशन कॉज करते हैं। ये इफेक्ट नहीं करते किसको, ना ही किसी प्रकार के मीडिएटर रिलीज को अफेक्ट करते हैं, ना मास्ट सेल को अफेक्ट करते हैं, ना ही म्यूको क्लियरी सिलिनेंस को बढ़ाते हैं। ये ध्यान रखेंगे आपको, तो ये याद रखना है आपको। ये क्या है, हमारे थर्ड जो ब्रोंको डायलेटर ड्रग हुए। उसके बाद लास्ट में तीनों कैटेगरी हुई है ब्रोंको डायलेशन ड्रग्स की। अब हम बात करते हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको हम बोलते हैं बेसिकली ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। तो हमने आपको बात किया था कि ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है, ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है। इनकी कहानी कहां से शुरू होती है, क्योंकि यहां पर हमने देखा है कि ल्यूकोट्राइन्स LTC4 एंड LTD4 जो होते हैं पोटेंट मीडिएटर होते हैं, पोटेंट मीडिएटर होते हैं। ये क्या है, आपके फास्फोलिपिड मीडिएटर्स होते हैं, मेम्ब्रेन से जनरेट होते हैं। ये पोटेंट मीडिएटर्स हैं, ये पोटेंट मीडिएटर्स होते हैं और फाइनली क्या कॉज करते हैं, ब्रोंकियल अस्थमा कॉज करते हैं, ब्रोंकियल अस्थमा के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो हम चाहें तो इनको रोक सकते हैं, इनको अगर हम रोक लेंगे तो हमें अस्थमा में रिलीफ मिल जाएगा। तो यहां पर हमारे पास 2 अप्रोचेस हैं कि यहां पर या तो हम इनका सिंथेसिस रोक दें, और अगर हम इनको सिंथेसिस रोक देंगे तो फाइनली इस केस में भी हो सकता है, या फिर हम ये देखें कि ये काम कैसे करते हैं। ये लोग क्या करते हैं, जाके एक्ट करते हैं एक रिसेप्टर पर। ये जो होते हैं आगे जाके क्या करते हैं, आपके रिसेप्टर पर एक्ट करते हैं, जिसको हम बोलते हैं, इसके रिसेप्टर्स होते हैं LT1 होता है और LT2 रिसेप्टर होता है। तो स्पेशली LT1 रिसेप्टर रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, ब्रोंकियल अस्थमा के लिए। तो हम ऐसा कुछ करें कि इस LT1 रिसेप्टर को क्या कर दें, ब्लॉक कर दें। अगर हम LT1 रिसेप्टर को ब्लॉक कर देंगे, LT1 रिसेप्टर जो होता है इनको बोलते हैं सिस्टीनाइल ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर्स होते हैं। 2 टाइप के रहते हैं, LT1 और LT2। स्पेशली LT1 रिसेप्टर जो होता है वो ब्रोंकियल अस्थमा कॉज करता है। तो इसलिए हमने यहां पर ड्रग बनाए, यहां पर ड्रग हमने बनाया मोंटेल्यूकास्ट। ये बहुत कॉमनली ड्रग है, मोंटेल्यूकास्ट ड्रग है हमारा, मोंटेल्यूकास्ट और एक और जैफिरल्यूकास्ट, मोंटेल्यूकास्ट एंड जैफिरल्यूकास्ट। ये एंटीहिस्टामिनिक के साथ कॉम्बिनेशन में आती है मार्केट में, टैबलेट सिरप भी आता है, सबसे ज्यादा प्रेफर्ड ड्रग होती है ये। एलर्जी के लिए भी देते हैं इसको और अस्थमा वालों को भी दे देते हैं। तो ये जो ड्रग करेगी, ये क्या करते हैं, ब्लॉक करते हैं, ये क्या कर देते हैं, कॉम्पिटिटिवली ब्लॉक LT1 रिसेप्टर। ये इनका मैकेनिज्म होता है, कॉम्पिटिटिवली ब्लॉक द LT1 रिसेप्टर। LT1 रिसेप्टर को ये ब्लॉक कर देंगे। जब ये रिसेप्टर ब्लॉक होगा तो अस्थमा की जो प्रॉब्लम हो रही थी वो सॉल्व हो जाएगी। तो इनको इसलिए बोला जाता है ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होते हैं। और स्पेशली कौन से होते हैं, LT1 एंटागोनिस्ट होते हैं। ये क्या होते हैं,
LT1 एंटागोनिस्ट होते हैं। और जब ये LT1 एंटागोनिस्ट हो जाता है तो ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, ब्रोंको डायलेशन। किसको प्रोड्यूस करेंगे, ब्रोंको डायलेशन प्रोड्यूस हो जाता है, ब्रोंको डायलेशन यहां पर प्रोड्यूस हो जाता है। कॉम्पिटिटिव ब्लॉक LT1 रिसेप्टर एंड प्रोड्यूस द ब्रोंको डायलेशन। क्या प्रोड्यूस करते हैं, ब्रोंको डायलेशन प्रोड्यूस करते हैं। तो इनको बहुत अच्छे से ध्यान रखें आपको कि ये क्या है, आपके ड्रग्स होते हैं। इनको कॉम्बिनेशन में यूज करते हैं अदर ड्रग्स के साथ, जैसे एंटीहिस्टामिनिक ड्रग्स के साथ भी यूज कर सकते हैं। इनकी अगर हम एडवर्स इफेक्ट की बात करते हैं, एडवर्स ड्रग रिएक्शन, तो ये जो ड्रग्स हैं हमारी वेल टॉलरेटेड ड्रग हैं, वेल टॉलरेटेड ड्रग होती हैं ये, कोई ज्यादा एडवर्स इफेक्ट इनका है नहीं, सीरियस एडवर्स इफेक्ट थोड़ा बहुत हो सकता है, स्किन रेसिस और हेडेक, ये हो सकता है इनका एडवर्स इफेक्ट, स्किन रेसिस एंड हेडेक। तो ये इनके एडवर्स इफेक्ट हो सकते हैं, स्किन रेसिस एंड हेडेक। तो ये ध्यान रखेंगे आप, ये इंपॉर्टेंट है, सीधा क्वेश्चन आएगा इनका कि ये जो ड्रग्स होती हैं क्या होती हैं। तो आपको याद रखना है LT1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होती हैं। दूसरा हमने बात की थी कि अगर हम इनके सिंथेसिस को रोक दें, हमारे पास एक और अप्रोच है कि एक ड्रग है हमारे पास जो क्या करता है, ल्यूकोट्राइन के सिंथेसिस को भी इनहिबिट कर सकता है। ल्यूकोट्राइन का हमने यहां पर रिसेप्टर को एंटागोनाइज किया LT1 को, जो सिस्टीनाइल ल्यूकोट्राइन होते हैं LTC4 और D4। दूसरा काम ये कर सकते हैं हम कि इसको एंजाइम को इनहिबिट कर दें। तो एक ड्रग होती है हमारी, ये यूज कम होती है, इसका यूज बहुत ही कम है, जेल्यूटोन। जेल्यूटोन जो होती है 5 लॉक्स इनहिबिटर कहलाती है। जैसे हम कॉक्स इनहिबिटर पढ़ते हैं ना, लाइपो ऑक्सीजनेज इनहिबिटर, ठीक है ना। ये जो होती है क्या करेगी, आपका ल्यूकोट्राइन के सिंथेसिस को इनहिबिट कर देती है, ल्यूकोट्राइन बनेगा ही नहीं, ल्यूकोट्राइन के सिंथेसिस को इनहिबिट कर देती है। यहां पे लिख लें, इनहिबिट ल्यूकोट्राइन सिंथेसिस। इसको क्यों यूज नहीं करते, इसका रिस्ट्रिक्टेड यूज क्यों है, रिस्ट्रिक्टेड यूज ड्यू टू हेपेटोटॉक्सिसिटी। हेपेटोटॉक्सिसिटी कॉज करती है ये ड्रग, इसलिए इसको हम यूज ही नहीं करते। हमारे पास जब एंटागोनिस्ट अवेलेबल है तो हम फिर एंटागोनिस्ट को ही यूज कर लेते हैं, हम इसको यूज नहीं करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये सभी ड्रग्स हमारे क्या हुए, जो ल्यूकोट्राइंस एंटागोनिस्ट या ल्यूकोट्राइंस के लेवल को कम करते हैं। अब नेक्स्ट ड्रग है हमारा मास्ट सेल स्टेबलाइजर। अब हम बात करेंगे मास्ट सेल स्टेबलाइजर, क्योंकि पूरी कहानी कहां से होती है, अस्थमा की जनरेट, मीडिएटर्स। मास्ट सेल हिस्टामिन का रिलीज करती है, वही सबसे ज्यादा क्या करता है, ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन कॉज करता है। तो अगर हम कहीं ना कहीं मास्ट सेल को स्टेबलाइज कर लें, जब हम मास्ट सेल को स्टेबलाइज कर लेंगे तो वहां पे क्या होगा, वो जो एलर्जिक रिस्पॉन्स आ रहा था, एलर्जिक रिस्पॉन्स के कारण हमारा क्या हो रहा था, स्टिमुलेट हो रहा था या मास्ट सेल, और वो रिलीज किसको कर रही थी, हिस्टामिन को रिलीज कर दी थी, आगे जाके ल्यूकोट्राइंस होता था रिलीज। तो इसको सबको हम कम कर सकते हैं। तो होता क्या है जनरली, फाइनली यहां पर जब भी क्या होता है, मास्ट सेल जो रहती हैं, जब भी मास्ट सेल, ये सपोज हमारी मास्ट सेल है, इसके सरफेस पर अगर एंटीजन एंटीबॉडी की रिएक्शन हुई, कैसे भी करके कोई इलर्जेंस आया और एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हुई अगर इसकी सरफेस पर, तो ये मास्ट सेल हो जाती है स्टिमुलेट। मास्ट सेल क्या हो जाती है, स्टिमुलेट होती हैं, मास्ट सेल हो जाती हैं फिर स्टिमुलेट। और जैसे ही स्टिमुलेट हुई तो ये मीडिएटर्स का रिलीज करने लगती है, बहुत सारे मीडिएटर्स निकलने लगते, जैसे कि हिस्टामिन हो गया, हिस्टामिन रिलीज हुआ, हिस्टामिन के बाद यहां पर आपका और भी ल्यूकोट्राइंस रिलीज हुए, ल्यूकोट्राइंस रिलीज हो गया, प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर रिलीज हो गया, ल्यूकोट्राइंस प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर हो गया। इसके अलावा आपका रिलीज हो गया प्रोस्टाग्लैंडिन। ल्यूकोट्राइंस को बोलते हैं SR, स्लो रिएक्टिंग सब्सटेंस ए बोलते हैं, याद रखना SRSA लिखा रहता है बुक में, स्लो रिएक्टिंग सब्सटेंस ल्यूकोट्राइंस ही होते हैं। ये सभी मीडिएटर्स रिलीज हुए और इन सभी मीडिएटर्स ने मिलकर अपनी बॉडी में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दिए, जैसे कि क्या किया, एलर्जिक अस्थमा हो गया, एलर्जिक अस्थमा हो गया, एलर्जिक रिएक्शन हो गई, किसी को अस्थमा नहीं हुआ तो उसको एलर्जिक रिएक्शन हो गई, हिस्टामिन निकल रहा है तो रिएक्शन हो गई, एलर्जिक डर्मेटाइटिस हो गई, स्किन पे प्रॉब्लम आने लगी, एलर्जिक डर्मेटाइटिस हो गई। तो अब हम क्या करें, इनको रोकना है हमारे लिए, तो हमने क्या किया, ड्रग्स बनाई। हमारे पास ड्रग्स हैं अवेलेबल, सोडियम, नाम ही याद रखें आप, बहुत इंपॉर्टेंट है, सोडियम क्रोमोग्लाइकेट, सोडियम क्रोमोग्लाइकेट ड्रग हुई, और कीटोटिफिन, ये दोनों ड्रग हैं हमारे पास, कीटोटिफिन और सोडियम क्रोमोग्लाइकेट। ये ड्रग्स क्या करती हैं, फाइनली एक्ट करेंगी किस पर, मास्ट सेल पर एक्ट करेंगी, और इस मास्ट सेल को क्या कर देती हैं,
स्टेबलाइज कर देती हैं। इसको क्या कर देती हैं? स्टेबलाइज करेंगे, उसको शांत कर देती है कि अब तुमको डिटेक्ट नहीं करना है एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस को, ना ही कोई रिलीज करना है आपको मीडिएटर्स का। तो फाइनली क्या होता है आपका, ध्यान रखना है कि ये मास्ट सेल को स्टेबलाइज करेंगे, तो ये मीडिएटर्स वगैरह का रिलीज क्या हो जाता है, सभी का डिक्रीज हो जाता है। तो यहां पर अस्थमा में क्या मिल जाता है, रिलीफ मिल जाता है। तो ये इनका मैकेनिज्म होता है कि ये इसको कम कर देती हैं। इसके बाद अगर हम बात करें इन ड्रग्स की, इंडिविजुअल ड्रग्स पर जाते हैं, इनको यूज कहां पे करेंगे? इनका अगर यूजेस की बात करें तो देखो एलर्जिक अस्थमा में यूज करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में पूछा जा सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग यूज फॉर द एलर्जिक अस्थमा। तो उसमें आपका ब्रोंकोडायलेटर का आंसर नहीं देना, हमको किसका आंसर देना है, ये मास्ट सेल स्टेबलाइजर का ही नाम देना है। फर्स्ट चॉइस में ये आ चुका है एग्जाम में क्वेश्चन, जीपैट में आ चुका है कि अगर आपको ये मिलते हैं तो एलर्जिक अस्थमा में यही आंसर देना है हमको। अगर सेकंड चॉइस पे जाते हो तो सेकंड चॉइस पे हम आंसर देंगे ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट का, लेकिन ब्रोंकोडायलेटर का आंसर नहीं देंगे। अगर आपको चूज करना पड़ता है दोनों में से तो फिर हम प्रेफर करेंगे किसको, मास्ट सेल स्टेबलाइजर को, कि अगर एलर्जिक अस्थमा है तो उसके लिए स्पेशली यूज करते हैं इसको। इसके बाद इनको आगे और दूसरी एलर्जिक कंडीशन में भी यूज कर सकते हैं, जैसे एलर्जिक कंजवाइटिस है किसी को, अगर एलर्जिक क्या हो गया, डर्मेटाइटिस हो गया, एलर्जिक राइनाइटिस हो गया, मतलब अगर एलर्जिक वर्ड कहीं भी लगा है आगे तो स्पेशली हम किसको यूज करेंगे, मास्ट सेल स्टेबलाइजर को ही यूज करते हैं, ये ध्यान रखेंगे। इसके बाद इनकी अगर एडवर्स ड्रग रिएक्शन की बात करते हैं, मास्ट सेल स्टेबलाइजर का एडवर्स ड्रग रिएक्शन, तो यहां पर लोकल इरिटेशन वगैरह कॉज करते हैं, कफ, नेजल कॉन्जेशन, ये इसके एडवर्स इफेक्ट होते हैं। कफ हो सकता है, नेजल कॉन्जेशन, तो ये इसके एडवर्स इफेक्ट है, इनको आपको ध्यान रखना। तो ये हमारे मास्ट सेल स्टेबलाइजर है। अब इसमें यहां पर मार्क करके नोट कर लेंगे कीटोटिफिन। कीटोटिफिन जो ड्रग है मास्ट सेल स्टेबलाइजर है, प्लस इसके पास एक और एडिशनल एक्शन होता है, H1 एंटागोनिस्ट भी होता है, H1 ब्लॉकिंग एक्शन भी होता है, H1 ब्लॉकिंग एक्शन भी होता है इसके पास, मतलब ये एंटी हिस्टामिनिक भी है। एंटी हिस्टामिनिक मतलब एलर्जी के लिए कितनी अच्छी ड्रग हुई, मास्ट सेल को भी स्टेबलाइज कर रही है, साथ में H1 का ब्लॉकर भी है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये याद रखे इसमें, ये जो आपका कीटोटिफिन होता है ये ड्रग क्या होती है हमारी, H1 ब्लॉकर भी होती है साथ में, तो ये याद रखेंगे। इसके बाद लास्ट में हमारे जो हैं अस्थमा की ड्रग है उसमें हमारे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हैं। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जो होते हैं हमारे इम्यूनोसप्रेसेंट होते हैं, पहली चीज वो हमारे इम्यूनिटी को भी सप्रेस करते हैं, और वो आपका फाइनली यहां पर ध्यान रखना है कि इनका मैकेनिज्म क्या होता है। एग्जाम्पल्स तो मैं लिखा चुका था, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है अस्थमा में। पहली चीज ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के नाम हमने लिखाए थे आपको, ओरल रूट, सिस्टमिक में आपको हाइड्रोकार्टिसोन, प्रेडनिसोलोन, मिथाइल प्रेडनिसोलोन, डेक्सामेथासोन, बीटामेथासोन, इनहेलेशन के फॉर्म में ब्यूटीसोनाइड था, फ्लूटिकेसोन था और बैक्लोमेथासोन था। ये क्लासिफिकेशन में हमने डिस्कस किया हुआ था। अब यहां पर इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो होते हैं ये क्या करते हैं, इंड्यूस सिंथेसिस ऑफ लाइपोकोर्टिन, लाइपोकोर्टिन, ये याद रखना, लाइपोकोर्टिन के सिंथेसिस को इंड्यूस करते हैं। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड इंड्यूस द सिंथेसिस ऑफ लाइपोकार्टिन, लाइपोकार्टिन के सिंथेसिस को क्या कर देते हैं, ये इंड्यूस करते हैं। और लाइपोकार्टिन जो होता है ये जाके आगे क्या कर देता है, इनहिबिट फास्फोलाइपेज A2, फास्फोलाइपेज A2 एंजाइम होता है उसको ये इनहिबिट कर देता है। फास्फोलाइपेज A2 जो एंजाइम था, अगर आपने पढ़ा हो, जब हमने आपको पढ़ाए थे एनसेड, तो फास्फोलाइपेज A2 एंजाइम जो होता है वो बनाता है अरेकिडोनिक एसिड, तो यहां पे हो जाता है इनहिबिट अरेकिडोनिक एसिड फॉर्मेशन। इसका फॉर्मेशन कम होगा तो आगे जितने भी मीडिएटर्स बनते थे, चाहे वो प्रोस्टाग्लैंडिन हो, थ्रोम्बोक्सिन हो या ल्यूकोट्राइन्स हो, ये सभी नहीं बनेंगे। प्रोस्टाग्लैंडिन हो गया, ल्यूकोट्राइन्स हो गया, यहां पर प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर का, इन सभी का लेवल क्या हो जाएगा, डाउन हो जाता है, इन सभी का लेवल डाउन हो जाएगा। तो ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो गया। इसके साथ साथ इसके पास एडिशनल एक्शन होता है, ये डिक्रीज करता है एंटीबॉडी प्रोडक्शन को, डिक्रीज एंटीबॉडी प्रोडक्शन, मतलब इम्यूनोसप्रेसेंट होता है ये, इम्यूनो सप्रेसेंट एक्शन है इसके पास, मतलब सीधा बोले तो ये एंटी एलर्जिक एक्शन भी रखते हैं, एंटी एलर्जिक एक्शन, जब भी एलर्जी होगी तो इनको यूज कर लेते हैं। इसके अलावा इनके पास होती है एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन, एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन भी होती है,
एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन। तो इसलिए इनको यूज करते हैं अस्थमा में। और कोई भी अपनी बॉडी अगर इन्फ्लेमेशन प्रॉब्लम है या एलर्जिक प्रॉब्लम है तो इन सबको यूज हम आसानी से कर सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन को सप्रेस करते हैं। इसके अलावा म्यूकोसल एडिमा हमने बताया था, इन्फ्लेमेशन ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन। तो जो यहां पे क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे म्यूकोसल एडिमा को भी रिड्यूस कर देंगे। रिड्यूस द म्यूकोसल एडिमा, म्यूकोसल एडिमा को ये क्या कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे। और ब्रोंकियल हाइपर एक्टिविटी जो हो जाती थी वो इसी कारण होती थी यहां पर, क्योंकि मीडिएटर्स आ गए थे। तो रिड्यूस द ब्रोंकियल हाइपर एक्टिविटी, रिड्यूस ब्रोंकियल हाइपर एक्टिविटी को रिड्यूस करते हैं ये। तो ये आपको ध्यान रखना है। इनके पास डायरेक्ट ब्रोंकोडायलेशन इफेक्ट नहीं होता, ये ब्रोंकोडायलेशन इफेक्ट नहीं होता, ये ध्यान रखना आपको। हमने देखा है कि स्टेरॉइड्स का यूज बोलते हैं कि कम यूज करना चाहिए। तो यहां पर कम यूज क्यों करना चाहिए, क्योंकि ये क्या होते हैं, हमारी इम्यूनिटी को सप्रेस करते हैं, सबसे बड़ी चीज। तो इम्यूनिटी को सप्रेस करते हैं, उसके अलावा हमारे बोन कैल्शियम लेवल को भी अफेक्ट करते हैं। तो बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं, लेकिन अगर लो डोज में यूज किए जाते हैं तो ये यूज किए जा सकते हैं। एक वर्ड आपको कभी अगर मिले, लाबा, लाबा मतलब होता है लॉन्ग एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट होता है, जो हम पढ़ चुके हैं। लाबा का मतलब लॉन्ग एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट होता है। कई बार ये याद रखना, एक बार मैंने किसी एग्जाम में देखा था कि लाबा का नाम बताइए, तो लाबा मतलब लॉन्ग एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट ड्रग है। तो ये सभी हमारा क्या हुआ, एंटी हिस्टामिनिक ड्रग जो है वो हमारी जो एंटी अस्थमेटिक ड्रग कंप्लीट हो गए सभी। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद जो नेक्स्ट है उसको हम कंटिन्यू करेंगे, जो हमारा टॉपिक रहेगा ड्रग एक्टिंग ऑन द GIT। ओके।